नमस्कार। अहम ब्रह्मास्मि में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पड़ोसी देश चीन द्वारा हो रहे झगड़ों के प्राचीन कारणों, वर्तमान परिस्थितियों और भविष्य के परिणामों पर एक सटीक रिपोर्ट लेकर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। जरा कल्पना कीजिए, आप अपने घर में सालों से परिवार के साथ रह रहे हैं, जो जगह कई पीढ़ियों से आपके परिवार की ही है। एक दिन अचानक आपका पड़ोसी आकर अपनी ज़्यादा ताकत के दम पर आपके घर के एक कमरे पर हक जताकर उसे अपना बना लेता है। फिर धीरे धीरे आपके और कमरों की ओर वह अधिकार जमाने की फिराक में घूमता है। तो क्या आपको नहीं दिखता कि पड़ोसी की नीयत काफ़ी खराब है और वह आपके पूरे घर को कब्जाना चाहता है? जी हाँ, यही कुछ आज की तस्वीर है। पहले तो चीन ने जब तिब्बत और अक्साई चीन को कब्जाया तब भारत चुप रहा, और अब उस पड़ोसी की हिम्मत बढ़ती चली गई। आज वह अरुणाचल से लेकर पूरे उत्तर भारत में कहीं ना कहीं अपना ताकत दिखाता है और अपनी जोर के दम पर भारतीय सरजमी को हथियाने की नीयत में बैठा रहता है। आइए जरा देखें आखिर वे क्या कारण रहे जिन्होंने संसार की दो सबसे पुरानी और विशाल सभ्यताओं भारत और चीन को आज एक दूसरे का घोर प्रतिद्वंदी बना दिया है। जब भारत में मुगलों के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की गुलामी की जंजीरों में हम जकड़े हुए थे, तभी चीन में भी मिंग और चिंग जैसे 17 प्रकार के शासकों से वह देश जूझ रहा था। इसका दर्द भी भारत की तरह ही रहा। 19वीं सदी में फ्रांस, जापान जैसे छोटे छोटे देशों से भी चाइना की लाखों करोड़ों की सेना हारने लग गई और पूरे देश में एक तरह से टूट पड़ गई। तो 1914 में चाइना में फर्स्ट रिवॉल्यूशन आया। इसके बाद 1937 तक लगभग 30-32 साल चाइना ने नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट दो ग्रुपों में बंटकर गृह युद्ध झेला, जिसमें जीतकर चियांग काई शेक ने पूरे चाइना पर डेमोक्रेटिक तरीके से शासन शुरू कर दिया। इस वक्त कम्युनिस्ट पूरी तरह हार चुके थे और ये सभी कम्युनिस्ट बचते बचाते 10,000 किलोमीटर की यात्रा तय करके उत्तरी चीन के गांवों में जाकर रह गए और वहां से अपना प्रचार प्रसार इन्होंने शुरू कर दिया। फिर नेशनलिस्ट शासन की नाकामी और जनता में असंतोष ने कम्युनिस्ट की रेड आर्मी को देश दिलवा दिया और इस प्रकार सोवियत संघ और लाखों लोगों के विश्वास और कड़ी मेहनत के दम पर 10 अक्टूबर 1949 ईस्वी में माओ जेदांग के नेतृत्व में चीन में कम्युनिस्ट शासन आ गया। और फिर चाइना ने पीछे मुड़कर खुद को कभी नहीं देखा और आर्थिक से लेकर सैन्य शक्ति बढ़ाने में वह दिन रात आगे बढ़ने लगा और नेशनलिस्ट छिपकर ताइवान में जाकर बस गए। लगभग भारत व चीन एक ही हालत में थे और नए स्वतंत्र देशों के रिश्ते भी बहुत अच्छे थे। अब देखते हैं किस तरीके से चीन की विस्तारवादी नीति ने दोनों देशों के रिश्तों में खटास डाल दी। अपनी खोई जमीनों पर पहले से बढ़कर उन्हें हासिल करने के उद्देश्य से चीन ने विस्तारवादी नीति शुरू की। 1950 में तिब्बत को अपना ऐतिहासिक हिस्सा बताते हुए चीन ने उसे कब्जा लिया व वहाँ के पॉलिटिकल स्पिरिचुअल लीडर दलाई लामा को वहाँ से भगा दिया। तिब्बत को उम्मीद थी कि इस अत्याचार के खिलाफ भारत उसके पक्ष में सहायक आवाज़ ज़रूर उठाएगा, पर भारत ने ऐसा नहीं किया। हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने साफ कह दिया कि हम पंचशील सिद्धांतों का पालन करेंगे और किसी के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब तिब्बत जैसे स्वतंत्र देश पर चाइना हमला कर रहा था तो यह चाइना का आंतरिक मामला कैसे हुआ? और अगर सच में उस दिन चीन की पहली हिमाकत के खिलाफ नेहरू जी ने बोलकर उसे दबा दिया होता तो शायद आज वो इतना नहीं उछल रहा होता। और यही नहीं, उसके बाद भारत को ऑफर्ड यूएन की वीटो पावर, जी हाँ, जिसके दम पर हम इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी बड़ा फैसला ले और दे सकते थे। इतनी महत्वपूर्ण वीटो पावर को नेहरू जी ने चाइना को तोहफे के समान दे दिया और कहा कि भारत को इसकी कोई ज़रूरत नहीं। सारी दुनिया में इस वक्त चीन की जो खराब इमेज है उसे उठाने के लिए हम वीटो पावर चाइना को दे रहे हैं। अब सोचिए, आज ये हमारे पास होती तो न पाकिस्तान आतंकी हमले कर पाता, न कुलभूषण के इंसाफ में इतनी देरी हो पाती। नेहरू व तत्कालीन भारत सरकार की ये दो गलतियां आज तक हमारा देश अपने सैनिकों
और अपने देश की ज़मीन को खोकर सह रहा है। और ज़्यादा नहीं, वीटो पावर मिलते ही सिर्फ 2 साल में चीन ने नेहरू जी के डिसीजन को वर्ल्ड लेवल पर गलत साबित करके दिखा दिया। ऐसा था कि चीन और भारत की सीमा का निर्धारण ब्रिटिश समय पर ही ट्रेडिशनली पहाड़ियों व नदियों के आधार पर कर दिया गया था। फिर 1961 तक चीन ने भारत के अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत बताकर हथियाना शुरू कर दिया। उधर कम आबादी के लद्दाख में अक्साई चीन नामक क्षेत्र में शिनयांग से तिब्बत को जोड़ती हुई सड़क बना दी गई। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी सरकार को 2 साल तक इस बात का पता ही नहीं चला कि इस क्षेत्र में कोई सड़क भी बना दी गई है। फिर एक दिन चीन ने भारत से कहा कि अरुणाचल क्षेत्र में दोनों देश 40-40 किलोमीटर पीछे हट जाएं तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। पर भारत सरकार ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाते हुए भारत ने नींद से जागकर सीमा पर अपनी चौकियां बनाना और बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन ने घात लगाकर पूर्ववत तैयारी से 80,000 सैनिकों के साथ 20 अक्टूबर 1962 को अरुणाचल में युद्ध छेड़ दिया, जिसमें भारत के मात्र 13,000 सैनिक सामना कर रहे थे। हथियारों, भोजन और तैयारी का अभाव होने के बावजूद भी हमारी सेना ने उनका डटकर सामना किया और 1 महीने तक चीनी सेना को रोके रखा। पर फिर भी लगभग 1 माह बाद लड़ाई में चीन ब्रह्मपुत्र नदी तक आ पहुंचा। उधर ऊपर मात्र 123 सैनिकों के साथ मेजर शैतान सिंह ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर 1,000 चीनी सैनिकों को मार दिया। जबकि चीन आधुनिक हथियारों और संसाधनों से परिपूर्ण था। हमारे पास खाने को खाना नहीं था, बर्फ के पहनने वाले गॉगल्स भी नहीं थे। फिर भी उन वीरों ने डटकर बहुत शानदार तरीके से सामना किया। काश तब भारत का नेतृत्व जिम्मेदार हाथों में होता और सरकार इतनी गलतियां ना करती, तो हम अपने ऐसे वीर सपूतों को क्यों खोते? हम अक्साई चीन के 60 किलोमीटर क्षेत्र को क्यों गंवाते? नवंबर 1962 में अंतर्राष्ट्रीय दबाव व भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी के कुचलने में कामयाब होने के बाद चीन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। इस युद्ध के परिणामों के बाद संपूर्ण विश्व में नेहरू जी की इमेज पॉलिटिकल लेवल पर बहुत खराब हो चुकी थी। उनके खराब डिसीजंस और महत्वाकांक्षी चीन ने 5 फिंगर पॉलिसी अपनाते हुए माना कि तिब्बत उसकी हथेली है और अरुणाचल प्रदेश, भूटान, सिक्किम, नेपाल और लद्दाख उसकी हथेली की 5 उंगलियां। इस निमित्त पहले तो चाइना पाक इकोनॉमिकल कॉरिडोर को कश्मीर से निकालते हुए उन्होंने बनाया। फिर 16 जून 2018 को 89 किलोमीटर स्क्वायर के डिस्प्यूटेड एरिया को चीनी सैनिकों ने झड़प के साथ कब्जा लिया। अगर चीन को पुरानी सरकारों की तरह पहले ही नहीं रोका जाता तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ने वाली सिलीगुड़ी कॉरिडोर अर्थात चिकन नेक कही जाने वाली वो एरिया आज चीन के हाथों में होता और नॉर्थ ईस्ट से सारा संपर्क भारत का टूट सकता था। नए भारत की बढ़ती शक्ति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृढ़ रवैये ने 1 महीने की जद्दोजहद में चीन को पहली बार झुकना पड़ा और डोकलाम से पीछे जाना पड़ा। यह पहली बार था जब चाइना को उसकी विस्तारवादी नीति में किसी देश ने रोका हो। पाक्योंग क्षेत्र व लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अर्थात LAC 2020 में हाल ही में एक नया मुद्दा सामने आया। सारी दुनिया को बुरी तरह आर्थिक सामाजिक घाटे में डालकर कोरोना महामारी के बीच मौका परिस्थिति देखकर मई में जब LAC पर भारत अपने क्षेत्र में सड़क व हवाई पट्टी का निर्माण कर रहा था, तो फिर एक बार शैतान की चाल के तहत चीन ने पूरे उत्तर पूर्वी लद्दाख पर अपना हक जताते हुए भारतीय सेना से हाथापाई कर दी और ये झड़प 1 मई, 5 मई, 8 मई को लगातार करता ही रहा और एक बार फिर भारत चीन के बीच तनातनी का माहौल पैदा हो गया। पर इस बार डोकलाम की तरह भारतीय सेना दृढ़ प्रतिज्ञ और अच्छे राजनीतिक नेतृत्व में डटी हुई थी और अब फिर चीन के सुर ढीले होते नजर आ रहे हैं। पर इस बार फिर चीन के पेट में दर्द क्यों है? आखिर क्यों ये हमसे बात बात पर भिड़ने घूमता है? मुझे इसके कुछ कारण नजर आते हैं। पहला, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाकर लद्दाख को एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। अब वहाँ स्टेट गवर्नमेंट का नहीं बल्कि केंद्र का
सीधा सीधा कंट्रोल रहेगा, जिससे लद्दाख में सेना को और मजबूती मिली और काम तेज हुए, जिससे चीन को गहरा आघात हुआ। दूसरा, भारत चीन सीमा के पास पाक्योंग हवाई अड्डे के निर्माण से, वहाँ अनेक प्रकार के लड़ाकू विमान उतरने से, अनेक पुलों के निर्माण से, भारतीय सेना की बढ़ती चौकियों से चीन को खतरा महसूस होने लगा। तीसरा, कोरोना संकट फैलाने का दोषी होने के नाते आसपास संपूर्ण विश्व से अब चीन को अलग थलग कर दिया गया है। चीन ने इसलिए छोटे छोटे देशों को अपने गुट में शामिल करना शुरू कर दिया है। नेपाल के चीन के प्रति बदले हुए और ऐसे सुर इसी का एक नतीजा नजर आते हैं। अब जब भारत भी चीन विरोधी मोर्चों पर जाने लगा है और चीन के खिलाफ बदले हुए सुर भारत भी अपना रहा है, तो चीन ने भारत पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए ऐसी झड़पें शुरू कर दी हैं। एक ध्रुवीय एशिया स्थापना। जी हाँ, चीन चाहता है कि सारे एशिया पर एक ध्रुवीय कंट्रोल उसी का रहे। इसके लिए उसने अल बल छल से सब देशों को दबा रखा है, पर उसकी राह का सबसे बड़ा कांटा है उभरता हुआ भारत। कोरोना के बाद अनेक निवेशकों का चीन से मुख मोड़कर और भारत की ओर आना, भारत की बढ़ती शक्ति आदि कारण उसे कभी एक छत्र शक्ति नहीं बनने देंगे। इसलिए वह भारत की दुखती नब्ज अर्थात सीमा विवादों को उखाड़ देता है, जिससे वो सोचता है कि इससे भारत का आर्थिक व सामाजिक क्षेत्र में ध्यान भटक जाएगा। जहाँ तक है, यही सब कारण चीनी ड्रैगन को सता रहे हैं, पर साफ शब्दों में चीन को अब समझ लेना होगा कि न तो अब ये 62 वाला भारत है और ना ही कोई कमजोर नेतृत्व। ये नया भारत है जो उठती हुई गलत नजरों को झुकाना जानता है। अब सेना भी अपने प्रधानमंत्री को स्वतंत्र कंट्रोल मिलने के कारण पूर्ण तरीके से सक्षम हो चुकी है। तो अब सीमा विवादों में न पड़ते हुए अपने देश की आंतरिक गतिविधियों को और अपनी छवि को सुधारने में चीन को ध्यान लगाना चाहिए। शायद वही उसके लिए फायदेमंद रहेगा। चलिए, अब मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ और आपसे एक निवेदन करूँगा कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, जिससे आगे हम और भी अच्छे मुद्दों की रिपोर्ट आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकें। कमेंट करके उस पार्ट को ज़रूर बताएं जहां भारत की कमी या मजबूती आपको अपने शब्दों में नज़र आती हो, और ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को भारतीयों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।